सो होमवर्क सारा कंप्लीट हो गया। 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक। नहीं पलक, यस सर हो गया। नहीं इधर हो गया, नहीं क्यों? ओके, पेज नंबर अपने बुक का 133 निकालो। देखो 133 पेज नंबर। वन 133 पेज नंबर में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है ना। तो इसमें केस 1 है, जो ए मैट्रिक्स है वो मेरा नॉन सिंगुलर अगर होगा तो इस केस में हम लोग को क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ax इज इक्वल टू बी, यही मेरा है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका दो केस है, या तो मेरा सॉल्यूशन यूनिक होगा, या तो इनफाइनाइट में नहीं होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। तो केस 1 इसने लिया है कि अगर मेरा ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट मेरा नॉन जीरो है। तो इस केस में 1 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। केस 2, केस 2 नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है अपने बुक पे, देखो केस 2। अगर मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो अब उसने इसके अंदर दो केस और लिए हैं। एक लिया है एडजॉइंट इनटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा। अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। इसमें ले रहा है कि अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा अगर जीरो हो गया, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ए इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। तो अब दो पॉसिबिलिटी अभी भी बची हुई है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा इसका जो केस, दो केस है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो हमको अब इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर ये जीरो है तो हमको कुछ और भी काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे, इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, बट एडजॉइंट ऑफ ए तो हम निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। इसको हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स मेरा कौन है? ये कांस्टेंट टर्म का जो कलेक्शन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मैट्रिक्स को हम पता करेंगे कि क्या आ रहा है। ये तो या तो जीरो आ सकता है या तो नॉन जीरो आ सकता है। तो ये तुम्हारा इसी दोनों केस से डील करता है। अगर ये केस आया तो हम बोलेंगे कि वन इज इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो क्या है, नंबर है या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है। क्यों? ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स ही आएगा, तो ये जीरो। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन दोनों हो सकता है। तो हमको उस केस में फिर कुछ और भी आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, उनका क्लास चल रहा है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तुम्हारे बुक में इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, फर्स्ट केस वाला ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, लेकिन है ना। एम देखा नहीं, अभी देखूंगा, पढ़ा नहीं। हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सिस्टी ये वाला पार्ट? यस सर। मैं एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है।
तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो हमको इसके लिए तब कुछ और अभी आगे का प्रोसेस होगा, हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि अब क्या होगा, बट ये अगर है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ हाँ, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट वर्ड तो क्लास 10th में भी आया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल ले लो। 2x माइनस वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 5। ये मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सो पहले तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल, पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो ए मेरा कितना होगा? 2 माइनस 1 3 1 1 1 4 माइनस 2 6। ये मेरा ए हो गया। एक्स मेरा क्या है? एक्स वाई जेड। और बी मेरा क्या है? 1 2 5। ओके, सो एक्स इक्वल टू बी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 माइनस 1 3 1 1 1 4 माइनस 2 6। तुम देखो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है? कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मुझे बताओ। सर प्रोपोर्शनल है, रो 1 और रो 3। Proportional. If two rows or column of a determinant are proportional, then the value of determinant will be 0. तो ये दोनों proportional है, तो इसका determinant का value 0, तो इसका मतलब हम inverse नहीं निकाल सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। कंफर्म हो गया? तो अब इसका मतलब केस 2 में जाएंगे, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। सो एडजॉइंट ऑफ ए, सो इस पोजीशन का एडजॉइंट 6 प्लस 2 8। फिर ये वाला यहां पर आएगा, एडजॉइंट में ऐसा ही आता है ना, ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये इधर आ जाता है ना। सो दूसरा कितना आएगा? -2। तीसरा -2 -4 -6। ठीक है, अब इसका जो भी कोफैक्टर ये कोफैक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। सो इसका कोफैक्टर, सो -6 प्लस 6 0। ठीक है, फिर इसका कोफैक्टर, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, 12 -12 0। तीसरा भी 0 आएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, 4 -1 -3 -4 -2 -3, हाँ 2 -3 -1 +1 -3 2 -3 -1 आया ना, लेकिन इस पोजीशन का साइन क्या है? माइनस, तो प्लस इस पे आओ, 2 + 1 3। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। सो एडजॉइंट ऑफ ए
into b. So 8 0 minus 4 minus 2 0 1 minus 6 0 3 into b. b मेरा कितना है 1 to 5. मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस 20 माइनस 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2 5 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -12 3 9। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का? नो सॉल्यूशन। यही था ना, केस 2 में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आ रहा है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो हम बोलेंगे मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा। समझ में आया केस? ठीक है, so this imply system of linear equation is inconsistent. इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ में आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन आइडिया देने के लिए काफी था। समझ में आया ना कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया, उसके बाद हमको ये आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। सर अगर इक्वल्स टू 0 आएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर हमको पता है कि दो केस निकलेगा। इसको एडिट करके 0 ला देंगे। हाँ, आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। उसके लिए फिर हमको कुछ और भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो सिर्फ वहां तक ही लिमिट नहीं है, उसके आगे का कैलकुलेशन और भी होगा। अभी नहीं कर सकता, टाइम का लिमिटेशन है। ठीक है, ठीक है सृष्टि, उसके आगे का प्रोसेस और होगा, वहां तक ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वहां से दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका मतलब कुछ और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहीं पर खत्म हो रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये तीनों मैंने बोला था ना प्लेन है, तो अगर इन तीनों प्लेन को ड्रॉ करोगे ना तो इसमें दो प्लेन पैरेलल है और तीसरा प्लेन इन दोनों प्लेन को कट कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट हैज नो सॉल्यूशन। हम लोगों ने ये सारी चीजें कल के क्लास में डिस्कस कर लिया। हाँ हाँ, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तीनों प्लेन को सेटिस्फाई करें, तो ये लाइन तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है या वो पॉइंट तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये लाइन तीनों प्लेन पे लाई कर रहा है क्या? ठीक है, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा अब कंप्लीटली।
जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो अब सॉल्व हो जाएगा, वो हमारा बचा हुआ पार्ट था ना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। जो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन है, इसमें हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। निकालेंगे। हाँ, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर नॉन जीरो आया तो कंसिस्टेंट है एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और अगर जीरो आया तो हमको पता है क्या करना पड़ेगा, केस 2 में जाना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आया तो इनकंसिस्टेंट कर दो, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन राइज हो रहा है ना कि कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास और भी है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी है ना, उसमें दो पार्ट है ना, एक में कंसिस्टेंट है, लेकिन हम वहां पे लिखेंगे ना कि इट मे बी कंसिस्टेंट, इट मे बी इनकंसिस्टेंट। जब एडजॉइंट ए इंटू बी मेरा जीरो आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, इट मे बी कंसिस्टेंट, इट मे बी इनकंसिस्टेंट। बट एडजॉइंट ए इंटू बी मेरा अगर नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 कंप्लीट हो गया। अब 16। पहले ना एग्जाम में, जो आज से 3 साल पहले जो एग्जाम पे जनरली क्वेश्चन आता था इस चैप्टर से, वो वर्ड प्रॉब्लम आता था। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उससे हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे क्लास 10th में भी बनाते थे ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे, तो वर्ड प्रॉब्लम भी था, तो वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो अभी इधर 2 साल से क्या आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इस साल भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी देखना है तुम लोग को, और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैं ऐसे वर्ड प्रॉब्लम का एक असाइनमेंट भेज दूंगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम सारे दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 16। फिर एग्जाम्पल 29 भी दिया हुआ है पेज नंबर 135 में, वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पहले 3 वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो मैं एग्जाम्पल 16 डिस्कस कर दे रहा हूं। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees। ठीक है, 4 kg अनियन, इसका कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ 3 kg wheat प्लस कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस, 60 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन प्लस कॉस्ट ऑफ 4 kg wheat प्लस कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस, 90 rupees। and cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice, 70 rupees। सो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल हमको बनाना है, बन जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। सो क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, अनियन, अनियन से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर में रख रहे हैं ना, अनियन भी x रुपीज, 1 kg वीट, दूसरा वाला पोजीशन वीट का है, वीट भी y रुपीज, एंड 1 kg राइस भी z रुपीज। अब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल बन जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 एंड 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। इसको सॉल्व करना तो हम लोग को पता है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। हाँ, 29 नंबर एग्जाम्पल। हाँ, किस मेथड से बोला है?
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हो, यहां से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 29, सम ऑफ 3 नंबर इज 6, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, सो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? सर 3 नंबर सपोज कर लेंगे x y z। हाँ, लेट द 3 नंबर बी x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या यस सर। बनेगा? थर्ड नंबर, हाँ, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो थर्ड नंबर मेरा क्या है? z, सो 3z एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, वी विल गेट 11। दूसरा इक्वेशन बन गया। तीसरा, by adding first and third number we get double of the second number, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करने पे डबल मिल रहा है हमको सेकंड नंबर का, तो तीसरा इक्वेशन ये बन गया। सबको ऑर्डर में लेकिन रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था जो वेरिएबल है वो ऑर्डर में होना चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। हाँ, एक्स होगा तो 0, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, ऐसा ही इक्वेशन बनाया था, ठीक है। कोई और डाउट किसी क्वेश्चन में? एल्जेब्रिकली का मतलब ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, हाँ हाँ हाँ, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, 2 पार्ट छूट गया है, ठीक है। मिसलेनियस में देखो, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, क्यों? 4.6 में आज पढ़ाया क्या हमने? कुछ भी तो नहीं पढ़ा। ओके, सो मिसलेनियस में देखो, अब मैं सिर्फ बताता जा रहा हूं, सारा क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका क्या मतलब है? आंसर में थीटा नहीं दिखना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएट करना है तो हमको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये भी इसमें मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना, कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, यानी कि तुमको इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है टर्म को, ताकि मेरा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले में आ जाए जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा है, नीचे में माइनस साइन बीटा है, तो हम सोच सकते हैं ना कि नीचे में अगर हम सेकेंड रो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद रो 1 और रो 2 को ऐड कर दें, तो अगर हम साइन बीटा अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो बाहर साइन अल्फा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इवैल्यूएट करने का मतलब है जो आंसर आना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। एक तुम कर सकते हो कि बाहर साइन
साइन अल्फा से डिवाइड कर दो और इसमें साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को तुम ऐड कर दो, तो देखो ये भी फॉर्मूले में आ जाएगा, ये भी फॉर्मूले में आ जाएगा, आ जाएगा। ये मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली ऐसे ही रन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, R1 रिप्लेस्ड बाय, R1 को हम चेंज करना चाहते हैं तो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस साइन अल्फा इंटू R2, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसमें क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे थे, इसमें हमको तब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ना, अगर किसी रो को हम चेंज करना चाहते हैं तो उस रो में किसी दूसरे रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो गया, साइन अल्फा। ठीक है, तो तुमको अगर कभी कभी लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि ये कांस्टेंट जैसा नहीं दिखता है, तो अगर तुमको इसमें दिक्कत है ये आइडेंटिफाई करने में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने तुमको एक आइडिया दिया, और भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है इसको सॉल्व करने का तो यूज कर सकते हो, बट डायरेक्टली इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा ना। ठीक है, डिटर्मिनेंट तुम खुद से सॉल्व करो वो अधिक अच्छा है, मैं बताऊंगा तो वो अधिक अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगेन तुम अभी बना लोगे, मैं तुमको बोल रहा हूं ऐसा इंटीग्रेशन में भी आएगा सेम प्रॉब्लम। डिटर्मिनेंट अभी बना रहे हो, अगर तुम क्वेश्चन को समझ समझ के नहीं बना रहे हो ना, 20-25 दिन अगर छोड़ दोगे डिटर्मिनेंट तो सारा दिमाग से उड़ जाएगा, ऐसा इंटीग्रेशन में भी होगा। यानी कि हमको जब भी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं डिटर्मिनेंट का, तो हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी क्या है, डिटर्मिनेंट तुम बना रहे हो, फ्लो में हो, तो तुम्हारे दिमाग में हर चीज आता रहेगा, और तुम ये अगर ध्यान नहीं दोगे कि मैं किस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रख के कौन सा मेथड अप्लाई किया है, अगर ये हर बार नहीं सोचोगे ना, तो 25 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो पूरा गायब हो जाएगा तुम्हारे दिमाग से, फिर 25 दिन बाद डिटर्मिनेंट बिल्कुल नया हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बेहतर है अभी से ही हर क्वेश्चन को समझ के बनाओ कि हमने क्यों ऐसा मेथड अप्लाई किया इसमें। सेम इंटीग्रेशन में भी आएगा, इंटीग्रेशन भी जब फ्लो में रहोगे ना तो इंटीग्रेशन आसान लगेगा, 15-20 दिन बाद इंटीग्रेशन फिर भूल जाओगे अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो, क्योंकि तुमने फ्लो में थे तो तुमने मेथड नहीं ध्यान दिया, बनता गया बन गया, 20 दिन बाद तुम्हारे दिमाग में वो मेथड है नहीं, यानी क्वेश्चन भी नया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना डिटर्मिनेंट के साथ और इंटीग्रेशन के साथ, ये बहुत ही कॉमन है। फाइव, सॉल्व करना है हमको इक्वेशन को, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 5 3 डिग्री का, यानी कि कितने रूट आएंगे, 3 रूट। सॉल्व करने का मतलब है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा बुलाना, फिर भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी सी आर रियल नंबर सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी आर रियल नंबर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये 0 है, ऑलरेडी बोल रखा है, ये हमको प्रूफ नहीं करना है। हमको प्रूफ क्या करने बोला है, सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी।
इसी के जैसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन है तुम्हारे मिसलेनियस में, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 30, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, एग्जाम्पल 30 मिसलेनियस का, पेज नंबर 137। ठीक है, इसमें भी देखो a प्लस बी प्लस सी आया है ना, ये ऐसा ही ऑलमोस्ट इक्वेशन इसमें भी आएगा। हाँ पीछे में भी है, तो मैं बोल रहा था 30 क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 30 में ए बी सी है, यहां पे हर एक पोजीशन पे दो दो टर्म है, बट इसको हम एग्जाम्पल 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल 30 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं कि एग्जाम्पल 30 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये क्वेश्चन तुम देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक मेथड तुम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, याद था? ये डिटर्मिनेंट जो है 2 इंटू ए प्लस ए बी सी, याद है? नहीं, यही चीज तुमको और हर बार करना है, जब कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो उसको कनेक्ट करना है अपने प्रीवियस क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है तुमने देखो ऐसा ऑलरेडी बनाया है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5, चेक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है और एग्जाम्पल 30 जो है और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, यहां पे इसको 0 के बराबर कर दिया है। ये वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, यानी कि जो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 का आरएचएस है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। वो 0 के बराबर हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 से हम कहां जाएंगे, एग्जाम्पल 30 में, एग्जाम्पल 30 के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देख रहे हो ना, ये तीनों क्वेश्चन सेम हो गए। ठीक है, सो कैसे इसको कन्वर्ट किए थे, याद है? अब यही चीज मैंने बोला था कि अपना मेथड को याद रखोगे तो अधिक नहीं सोचना पड़ेगा। कैसा पहला स्टेप क्या किया था, तुम ही दोनों थे, हाँ स्प्लिट करके भी बोला था कि कर सकते हो। एक और मेथड हमने किया था, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर दो, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन, हाँ ए बी सी भी कॉमन ले लो, 1 1 1, ए प्लस बी प्लस सी, 2 भी कॉमन है। अब इसमें क्या करो, यहां पे हाँ फिर दो को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दो जीरो कर दो। ठीक है, तो 2 जीरो कर दो तो क्या आएगा, एक साथ दो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 और R3 रिप्लेस बाय, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस 1 सी प्लस ए प्लस बी, 0 बी माइनस सी माइनस ए, 0 बी माइनस ए एंड सी माइनस बी। अब क्या करोगे, एक्सपैंड कर दोगे, एक्सपैंड कर दो, हाँ एक्सपैंड ही कर दो। अच्छा चलो एक्सपैंड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है।
इसके अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो कितना आ जाएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस ए इंटू ओके, सो ये हो गया। हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस, ये तो लेकिन प्रॉब्लम है, कुछ गलत नहीं ना किया है हम लोगों ने, 2b 2a 2c, ठीक है, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चलो a प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हाँ हाँ एक्सपैंड कर देते हैं सबको, है ना, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, ओके नाउ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लो यहां से, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू 2bc, अच्छा माइनस bc हो जाएगा, माइनस bc माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्लास 9th में रिकॉल करो, तुम लोगों ने प्रूफ किया था, नहीं 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 नहीं, एक और क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लास 9th में बनाया था, मैं वो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन क्लास 9th में बनाया है, उसका यूज कर रहे हैं हम। सृष्टि एक याद है क्वेश्चन क्लास 9th में था, यस सर। किसको किसको याद है, ठीक है, तो मैं ये प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, हाँ उसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारा काम है इसको प्रूफ करना, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये एक ये यही फॉर्मूला है ना, ये यही फॉर्मूला है, ठीक है, तो हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, नहीं -4 होगा, इसके जगह पे 1/2 2 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा, अगर ये 0 तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0,
नहीं, समेशन का वैल्यू 0 है तो सबको नॉन, हाँ सृष्टि मुझे बताओ इससे कैसे पता चलेगा कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा? तुम लोग हमेशा ना, मैं ये 10 बार बता चुका हूँ, क्लास 11 से मैं ये चीज डिस्कस करता रहा हूँ तुम लोग, और अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर दिया तो क्लास 11 से मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता आ रहा हूँ तुम लोग को, अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बैठा है। हाँ ये तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सम 0 है, इसका मतलब क्या है, तीनों नंबर 0 होगा। ये कितनी बार बताया गया है? क्लास 11 से ही मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ ना ये सारी चीजें। ये पॉजिटिव नंबर ये है, स्क्वायर है, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 है। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी विल बी इक्वल टू 0, b माइनस सी, एंड वर्ड के साथ यूज होगा, ये एंड वर्ड यूज होगा इसमें, क्योंकि ये 0 ये 0 ये नॉन 0 तो नहीं कंडीशन फुलफिल होगा। इसका मतलब a माइनस बी इज 0 एंड b माइनस सी इज 0 एंड c माइनस a इज 0। सो प्रूफ हो गया, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू। इसीलिए मैंने बोला कि मैं बहुत बार बता रहा हूं फिर भी तुम लोग दिमाग में नहीं रखते हो इस चीज को। ठीक है सृष्टि, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। सो यही सेम कॉन्सेप्ट देखो आप अपने एग्जाम्पल 30 में देखो, एग्जाम्पल 30 में देखो, आखिरी में यही कॉन्सेप्ट लाया है। एग्जाम्पल 30, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 30, आखिरी का लाइन देखो, यही लाया है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो अपने बुक का, क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस का 5 नंबर। ये किस तरह का डिटर्मिनेंट है? हम लोगों ने इस तरह का डिटर्मिनेंट पढ़ा है एक्सरसाइज 4.2 में। ऐसा डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है 4.2 में? आप बताओ, यस ये सर। नहीं याद रखते हो, यही चीज याद रखना है। हाँ, कैसा डिटर्मिनेंट है ये? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाला बहुत सारा क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 4.2 में। तो और इसमें भी देखो ये स्पेशल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें सारे डायगोनल बराबर हैं और 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में बराबर है। तो पहला स्टेप क्या करोगे, सारे रो को ऐड कर दो या सारे कॉलम को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 आ 3x जाएगा प्लस ए, फर्स्ट में एक फैक्टर कॉमन अपने लेके। आप आ गया। हाँ एक फैक्टर अपने आप आ जाएगा, 3 1 आ जाएंगे, 2 0 बनाना आसान है। ठीक है, तो यही चीज तुमको याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कंपेयर करो कि ये हमने पहले किसी ऐसा क्वेश्चन बनाया है नहीं बनाया। तो इससे दो काम हो जाएगा, एक तो रिकॉल भी हो जाएगा, और अगर वो रिकॉल हो गया तो तुमको अधिक उसका सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है इस क्वेश्चन को कैसे बनाया हमने। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी कि ऑब्वियसली इससे 3 फैक्टर आएगा। और तुम चेक करो अपने उस क्वेश्चन को। चलो एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। ऐसा देखो ये किस क्वेश्चन के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 के जैसा है?
यहाँ 4 है, वहां पर a है ना, और यहाँ 2x है, वहां पे x है, बस इतना ही अंतर है। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन देखो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर आया, तो इसका फैक्टराइजेशन भी कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, बुक नहीं लाई है, क्यों नहीं बुक लाई है? बुक का वजन तो बहुत अधिक नहीं है, छूट गया। ठीक है, और इसके बाद का क्वेश्चन देखो। ये किसके लिए? ये वाला लाइन किसके लिए? अब ये तुम चेक करना, मैंने बता दिया ना। ओके, सो 5 नंबर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की जरूरत है या खुद से सॉल्व करोगे? सॉल्व कर लोगे ना? हाँ, चलो मैं एक हिंट दे दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तुमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितनी, ए 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा, बी 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा, सी 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा। इसका मतलब यही है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर बी सी ए सी इंटू ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर। ये हमको दिखाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इससे कंक्लूड करो, हमको ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार इससे बाहर चाहिए। फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट रो को ए से और सेकंड को, फर्स्ट कॉलम को ए से, तो फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए यहां डिवाइड किया, ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर बी। इससे क्या फायदा होगा? ए बी सी कॉमन आएगा तो ए बी सी फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से ए कॉमन आ रहा है, यहां से बी कॉमन आ रहा है, यहां से सी कॉमन आ रहा है, तो सिंपल है ना, हम इससे ए बी सारा लाइक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने एलिमेंट को पहले स्टडी करो कि अपना तुम्हारा जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो कैसा है, तभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर जा सकते हैं। अगर रैंडमली कोई ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो लेंदी हो जाएगा डिटरमिन। ठीक है, तो हम यहां से ए कॉमन ले लेते हैं, यहां से बी कॉमन ले लेते हैं, यहां से सी कॉमन, तो ये ए प्लस बी बी, ठीक है। यहां से बी कॉमन है तो सी बी बी प्लस सी, ए प्लस सी ए सी। अब ये लाइक टर्म है, अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान हो गया इसके कंपैरिजन में, नहीं? अब ये हो जाएगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट टफ नहीं है अगर तुम्हारे दिमाग में पहला स्टेप सही चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 7 नंबर, हाँ, फाइंड ए बी इनवर्स, तो ए के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स। हमको सिर्फ निकालना क्या पड़ेगा? बी इनवर्स। ए इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, ठीक है। अच्छा, अगर ए इनवर्स दिया हुआ है, तुमसे बोले कि ए निकालो, कैसे निकालोगे? इसका इनवर्स निकालेंगे तो ए निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का इनवर्स। तो ऐसा नहीं है कि ए इनवर्स दिया हुआ है तो तुम ए नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ,
निकालने के लिए तुम जैसे मेथड है वैसे निकाल सकते हो, ये भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज, ठीक है। इसके पहले तो कभी किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा कैसे प्रूफ करेंगे अभी क्यों पूछा ये बताओ मुझे। मैंने कितनी सारी प्रॉपर्टी बिना प्रूफ के बता दिया, किसी क्वेश्चन में नहीं मुझसे पूछा कि ये प्रूफ कैसे हुआ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद ही करने के लिए है। हाँ नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है सिलेबस में, इसीलिए मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, सिलेबस भी मुझे कंप्लीट करना है ना, नहीं करना है। मैथ्स का लिमिटेशन नहीं है ना, किसी सब्जेक्ट में नॉलेज का लिमिटेशन नहीं है। तो नॉलेज गेन करना है तो खुद से सेल्फ स्टडी करो। क्या सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा टूल है ना, वो तो तुम लोग करोगे नहीं। हाँ, सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है? इसका भी प्रूफ चाहते हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी है, तुम इसको याद रख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, वेरीफाई करना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। ए इनवर्स का इनवर्स ए, सिंपल है। 9 नंबर इजी है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर भी इजी है, 3 1 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सृष्टि, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर। ओके। 11 नंबर, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 अगर अच्छे से बनाया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, ठीक है। 12 नंबर भी बनाए हो, चलो 12 नंबर में थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू x minus y minus z and z minus x, where p is any scalar, कोई भी एक स्केलर है p। तुमको यहां से पता चल रहा है ना कि हमको x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स ये फैक्टर कॉमन चाहिए इससे। तुम एक काम ये कर सकते हो कि इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दो, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। एक डिटर्मिनेंट x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये बहुत इजी डिटर्मिनेंट है। प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। इसमें भी देखो, अब इसमें देखो x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है और p भी कॉमन है, तो x कॉमन y कॉमन x कॉमन p भी कॉमन है, यहां से y कॉमन, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो बाहर आ गया p x y z। नाउ ऑब्जर्व करो, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, सिर्फ रो और कॉलम का इंटरचेंज का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको रो और कॉलम इंटरचेंज करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे, या तो इसमें रो और कॉलम चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे, कर सकते हो। इस डिटरमिनेंट को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा ना। इसके बाद अब इस डिटरमिनेंट में 2 को 0 बना दो, वो आ जाएगा।
ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम 15 नंबर तक तो देख लेते हैं ना। अच्छा चलो 12 तक ही हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नहीं, लेकिन होमवर्क पूरा रहेगा। हाँ, तो क्या नर्सरी क्लास की तरह से एक एक क्वेश्चन मैं डिटेक्ट कर दूं क्लास में और उसके बाद तुम लोग बनाओगे? हाँ देखो नहीं, खुद से बनाओ, ठीक है। बट मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूं जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, 13, 14 और फिर इधर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आ जाओ, एग्जाम्पल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल एक है 32, एग्जाम्पल 32 जो है ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है, और एक है एग्जाम्पल 33, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम्पलर में दिया हुआ है और एक यहां दिया हुआ है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 33, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस कॉमन है। ठीक है, सो इतना पहले कंप्लीट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा बनाए हो, प्रैक्टिस किए हो, ट्रायल अपना दिखाओगे। हाँ नहीं, मैं कॉपी पे देखूंगा ना। ठीक है, कुछ पूछना है सृष्टि? नो सर। ओके, तो चलो फिर क्लास खत्म करते हैं।